नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भारत को जो आज़ादी मिली ब्रिटिश दासता से, वो कोई आसान काम नहीं था। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने क्रांतिकारियों ने, महापुरुषों ने, पत्रकारों ने, लेखकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उनका देश के प्रति यह बलिदान, उनका देश के प्रति यह उत्सर्ग, उनकी देश के प्रति यह अटूट आस्था, उनके लंबे संघर्ष का परिणाम था 15 अगस्त सन 47 का वह स्वर्णिम प्रभात, जब हमने आजाद भारत में सांस ली। आज के इस कार्यक्रम में मैं जिस संदर्भ की आपसे बात करने जा रहा हूं, आप कल्पना कीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 अगस्त का महीना, जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू एंड डाई का आह्वान किया था और अंग्रेजों को देश से बाहर निकल जाने के लिए कहा था और हमें भारत को, भारत की जनता को सत्ता सौंपने का एक तरह से उनका आह्वान था। वो दौर जब पूरे देश में आजादी की चाह आम आदमी के मन में हिलोरे मार रही थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से आजादी के लिए हम संघर्ष कर रहे थे। वो दौर था जब बच्चा बच्चा इस देश की आजादी के लिए समर्पित भाव से काम कर रहा था। 5 से 8 अगस्त तक देश में जुनून आजादी के लिए अपने पूरे उफान पर था। कई बैठकें हुई। 8 अगस्त 1942 की वह शाम, जब मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में हजारों लोग जमा थे और उन्हें संबोधित कर रहे थे महात्मा गांधी, और वहीं उन्होंने कहा था कि 9 अगस्त सन 42 से करो या मरो का आह्वान करते हुए हमें अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहना है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध यह हमारी क्रांति यात्रा। और उसी दौर में ब्रिटिश हुकूमत ने प्रेस को नियंत्रित करने के लिए नानाविध नियम लागू किए। कठोरता से प्रेस को अपनी बात कहने के लिए रोका गया। ऐसे ही दौर में, यूं तो देश में ऐसे कुछ उदाहरण हैं जब भूमिगत प्रसारणों के माध्यम से इस देश की जनता को जागरूक करने के प्रयास नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने किए। लेकिन मैं आज बात करूंगा उषा मेहता के उस साहसिक प्रयास की। ये तो आपको जानकारी होगी कि 1923 में भारत में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे और रेडियो क्लब ऑफ कोलकाता के माध्यम से प्रसारण की शुरुआत हो जाती है। और उस समय जब ये प्रसारण हो रहा था, 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना भी कर दी गई थी और 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो नाम भी दिया गया था। ऑल इंडिया रेडियो AIR मूलतः उस समय ब्रिटिश आधिपत्य में था और उसी को चुनौती देने के लिए उषा मेहता ने एक प्रयास किया। गुप्त रेडियो, जिसे उन्होंने कांग्रेस रेडियो कहा, जिसे आजाद रेडियो भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत का। वस्तुतः यह प्रसारण AIR, जिसे एंटी इंडिया रेडियो भी उस समय कहा जाता था, उसका जवाब देने के लिए किया गया था। यह प्रसारण ब्रिटिश सरकार ने
प्रेस पर जिस तरह से प्रतिबंध लगाए थे, उसके विरोध में इस देश की जनता को सूचनाओं और समाचारों से अवगत कराने के लिए किया गया था। 3 सितंबर 1939 को जब वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने ऑल इंडिया रेडियो पर यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जर्मनी के साथ युद्ध में प्रवेश कर चुकी है और भारत को भी बिना किसी परामर्श के उसमें सम्मिलित कर लिया गया है, भारतीय नेताओं को यह कतई स्वीकार नहीं था। इस अपमानजनक निर्णय से ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश और तेजी से बढ़ता चला गया और उसके 3 वर्ष बाद, जैसा मैंने आपसे कहा, 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हजारों लोग एकत्रित हुए, जहां महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया गया और वहीं हजारों लोगों का कंठहार बना उनका ये नारा, करो या मरो, डू और डाई। उस दिन सभा में विल्सन कॉलेज की स्नातकोत्तर कक्षाओं की एक विद्यार्थी उषा मेहता भी मौजूद थी। गांधी जी ने जब यह चेतावनी दी थी कि कांग्रेस के नेता शीघ्र गिरफ्तार हो सकते हैं और प्रत्येक नागरिक को स्वयं नेतृत्व करना होगा, आगे आना होगा, और जैसा गांधी जी ने कहा वैसा ही हुआ। नेताओं की धरपकड़ शुरू हो गई। अगले 24 घंटे में देश भर से लगभग 60,000 से अधिक स्वाधीनता सेनानियों को जेल में डाल दिया गया। संचार और परिवहन के साधनों को निष्क्रिय कर दिया गया। रेल, टेलीफोन, पुलिस थाने और सरकारी भवनों को निशाना बनाते हुए आम जन ने सड़कों पर भारी प्रदर्शन के आयोजन भी किए। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में जनता से संवाद रखने की आवश्यकता तत्कालीन नेताओं ने महसूस की थी और इसी भावना से जन्म होता है एक भूमिगत रेडियो स्टेशन की योजना का, एक ऐसे गुप्त प्रसारण का जिसने अंग्रेज सरकार को उस समय हिला करके रख दिया। और इस योजना के शिल्पकार थी उषा मेहता, जिन्होंने मात्र 8 वर्ष की उम्र में गांधी से प्रभावित होकर के पहली बार भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में एक प्रकार से अपनी सक्रिय उपस्थिति दिखाते हुए साइमन कमीशन के विरोध में नारे लगाए, साइमन कमीशन गो बैक। 5 वर्ष की उम्र में गांधी के उन्होंने दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने गांधी के एक कैंप में भाग लिया। गांधी ने एक गांव के अंदर एक कैंप आयोजित किया था, एक शिविर लगाया था, उसमें इनकी सहभागिता रही। 25 मार्च 1920 में गुजरात के एक छोटे से गांव सरस में जन्मी उषा मेहता ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तो वहीं से की प्राप्त की, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए वे बंबई के विल्सन कॉलेज में आ जाती है। जब उनका गांधी से संपर्क होता है, किशोर और युवा अवस्था में पहुंचती है, तब उन्होंने राष्ट्र की सेवा का संकल्प लिया और ये कहा कि मैं खादी के वस्त्र धारण करूंगी। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर के वो देश की सेवा में जुट गई और इन्हीं विषम परिस्थितियों में उन्होंने एक भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना का एक योजना बनाई। एक तरह से उषा मेहता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की एक प्रमुख सेनानी बनी। उनका यह भूमिगत रेडियो स्टेशन फ्रीडम रेडियो, घोस्ट रेडियो, कांग्रेस रेडियो आदि अनेक नामों से जाना जाता रहा है, लेकिन मुख्य रूप से यह कांग्रेस रेडियो के रूप में ही लोकप्रिय हुआ है। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि इस आंदोलन को गति देने के लिए, एक योजना देने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपना स्वयं का एक ट्रांसमीटर तैयार करें। उषा मेहता ने इसकी आवश्यकता और गंभीरता को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ महसूस किया। वस्तुतः कांग्रेस रेडियो उस कालखंड का एक ऐसा प्रतिरोधात्मक शक्ति के रूप में उभरा जो तकनीकी, विचार और आत्मबल के कसौटी पर अपने आप में एक अनोखा प्रयोग था। आखिर
कांग्रेस रेडियो की शुरुआत कैसे हुई, किसने इसकी शुरुआत की, किसने इसकी शुरुआत में सहयोग दिया, उस पर किस तरह के कार्यक्रम प्रसारित होते थे, वो प्रसारण बंद कैसे हुआ, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हम आज विचार करेंगे। निश्चय ही जब ब्रिटिश दमन चक्र चल रहा था, उसमें ऐसे प्रयास करना अपने आप में एक साहस और रोमांच की बात थी। यह कांग्रेस रेडियो स्थापित तो मुंबई में किया गया था, लेकिन उस दौर में यह रेडियो संपूर्ण देश की जनता की धड़कन बना, संपूर्ण देश की जनता की आवाज बना और गांधी के आंदोलन को गति देने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कांग्रेस रेडियो उस दौर में एक नई राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बना था। गांधी गिरफ्तार कर लिए गए थे, कई नेता जेल में डाल दिए गए थे। उस समय देश की जनता ने यह मांग की कि गांधी को रिहा किया जाए और अंग्रेजों को भारत छोड़ना होगा। इस पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सत्ता ने जितने भी एमेच्योर रेडियो लाइसेंस थे उन्हें रद्द कर दिया। ऑल इंडिया रेडियो इसलिए चल रहा था क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के अधीन था। स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज को प्रसारण के क्षेत्र में कोई ऐसा प्रभावी मंच उस समय नहीं मिल पा रहा था जहां हम अपनी बात कह सकने में समर्थ हो। 22 वर्षीय विल्सन कॉलेज की वो विद्यार्थी उषा मेहता, जिसने कांग्रेस के तत्कालीन वरिष्ठ नेताओं विट्ठल भाई झावेरी से मिलकर के यह निर्णय लिया कि वे नारीमन आब्राबाद प्रिंटर और बॉब टन्ना जैसे एमेच्योर रेडियो ऑपरेटरों की सहायता से भूमिगत रेडियो स्टेशन शुरू करेंगे, जो स्वाधीनता आंदोलन की गतिविधियों के बारे में न सिर्फ जानकारी देगा वरन देश के नेताओं के भाषण भी वहां से प्रसारित किए जाएंगे। यह निर्णय अपने आप में एक बहुत साहसिक निर्णय था उस दौर में। निश्चित रूप से रेडियो प्रसारण शुरू करना कोई आसान काम नहीं था। उसमें संसाधनों की आवश्यकता थी, धन की आवश्यकता थी। हालांकि उषा मेहता के किसी रिश्तेदार ने यह प्रस्ताव रखा था कि वह उन्हें कुछ आर्थिक सहायता देंगे, लेकिन प्रिंटर ने रेडियो ट्रांसमिशन उपकरण को एकत्रित करने के लिए कुछ धन संग्रह किया, आर्थिक सहयोग दिया और इस दिशा में वो आगे बढ़े। जो उपकरण थे रेडियो प्रसारण के लिए जिनकी आवश्यकता थी, शिकागो रेडियो के नानक मोटवानी ने उसकी आपूर्ति की और वो संसाधन उन्होंने जुटाए। इस स्टेशन की स्थापना में जिन अन्य नेताओं का हाथ था या सहयोग रहा, उसमें राम मनोहर लोहिया, चंद्रकांत झावेरी, बाबूभाई खाकर जैसे व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने आर्थिक संसाधन जुटाने के साथ साथ इस प्रसारण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उषा मेहता ने ब्रिटिश सेंसरशिप का विरोध करते हुए भारतीय नेताओं की आवाज को एक मंच देने के लिए यह प्रयोग किया, इस भूमिगत रेडियो की स्थापना की। रेडियो की तो शुरुआत हो गई, लेकिन इस रेडियो स्टेशन को अंग्रेज पुलिस से बचाना भी तो महत्वपूर्ण था और इसलिए इस प्रसारण का स्थान निरंतर बदला जाता रहा। सामान्यतः देर रात्रि को ये सारे उपकरण एक बक्से में डाल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाते थे, एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट पर, और वहां से ये प्रसारण किए जाते थे। काफी प्रयास करने के बावजूद अंग्रेज सरकार ने ऑल इंडिया रेडियो के अधिकारियों के साथ, पुलिस के साथ, उनकी अपनी जो गुप्तचर व्यवस्था थी उसके सहयोग से ये जानने की कोशिश की कि यह प्रसारण कहां से हो रहे हैं। 88 दिन तक यह प्रसारण नियमित रूप से होते रहे। इस रेडियो स्टेशन ने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं के रिकॉर्डेड भाषण प्रसारित किए, स्वाधीनता संग्राम की गतिविधियों की व्यापक कवरेज की, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता
और जिन मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी उन सब का व्यापक प्रचार प्रसार किया। मजदूरों का किया जा रहे शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की। यह प्रसारण एक ऐसा प्रसारण बन गया था जिसने उस दौर में हमारे देश की जनता के मनोबल को बनाए रखा, उनके विश्वास को बनाए रखा। जब सूचनाओं के स्रोत धीरे धीरे बंद किए जा रहे थे, ब्रिटिश अधिकारियों की दमन चक्र जिस तरह से चल रहा था, उस दौर में यह गुप्त रेडियो, कांग्रेस रेडियो, एक प्रभावी आवाज के रूप में उभरा। उषा मेहता के नेतृत्व में लड़ी जा रही यह लड़ाई भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक ऐसा अध्याय है जिसे हम हमेशा याद रखेंगे। उनका यह योगदान, उनका यह बलिदान, जिस तरह से स्वाधीनता आंदोलन में अनेक क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी है, उसी रूप में सदा याद किया जाएगा और उन शहादतों को याद दिलाता रहेगा। आज जिस स्वाधीनता का हम एक तरह से आनंद ले रहे हैं, उसके पीछे कितने क्रांतिकारियों के त्याग और समर्पण और तपस्या का भाव जुड़ा हुआ है, यह हमें समझना होगा। कांग्रेस रेडियो प्रतिरोध का प्रतीक बना, आशा की किरण बना और भारत की स्वाधीनता की खोज की कहानी के रूप में उसने अपनी एक पहचान बनाई। यह पहला प्रसारण हुआ था 27 अगस्त 1942 को। हालांकि स्थापना इसकी 14 अगस्त 1942 को हो गई थी, लेकिन पहला प्रसारण जो है इसका वो 27 अगस्त को होता है। और 27 अगस्त की शाम को कांग्रेस रेडियो का यह पहला प्रसारण शाम 7:30 बजे सी व्यू बिल्डिंग, चौपाटी, बॉम्बे से होता है। और पहली उद्घोषणा थी, यह कांग्रेस रेडियो है जो भारत के किसी कोने से 42.34 मीटर तरंग पर बोल रहा है। दिस इज कांग्रेस रेडियो कॉलिंग ऑन 42.34 फ्रॉम समवेयर इन इंडिया। प्रसारण के स्थान को गुप्त रखा गया और हर कुछ दिन में यह स्थान बदला जाता रहा। प्रसारण सामग्री के रूप में महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, अच्युतराव पटवर्धन, पुरुषोत्तम त्रिकमदास जैसे नेताओं के रिकॉर्डेड संदेश, आंदोलन की घटनाएं, मजदूरों छात्रों के लिए संदेश, धार्मिक सहिष्णुता, अंतर्राष्ट्रीय एकता और ब्रिटिश दमन की घटनाओं की प्रभावी रिपोर्ट इसमें शामिल थी। इसका उद्घाटन गीत था इकबाल का लिखा हुआ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और समापन होता था बंकिम दास चटर्जी की उन अमर पंक्तियों से, वंदे मातरम। यह चयन महज संगीत की दृष्टि से नहीं था, बल्कि इन दोनों गीतों के माध्यम से इनमें कहीं भारत की सांस्कृतिक आत्मा की आवाज थी। गीत इस देश की एकता की कहानी कहते थे। इन गीतों को सुनते ही पूरे देश में एक प्रकार से देशभक्ति का अद्भुत ज्वार फूट पड़ता था। रेडियो के प्रसारण मुख्य रूप में 2 भाषाओं में होते थे, हिंदुस्तानी और अंग्रेजी। उषा मेहता दोनों ही भाषाओं में प्रसारण करती थी, जबकि राम मनोहर लोहिया, कुमी दस्तूर, अच्युतराव पटवर्धन, मोइनुद्दीन हैरिस ये अंग्रेजी के समाचार पढ़ते थे। ये प्रसारण मुंबई के अलग अलग स्थानों से होते थे। अजीत विला, लाबरनम रोड, लक्ष्मी भवन, सैंडहर्स्ट रोड, पारेखवाड़ी, किरगांव और अंततः पैराडाइज बंगला, महालक्ष्मी मंदिर के पास। कुछ समय के लिए नासिक से भी इसका प्रसारण हुआ था। ब्रिटिश शासन की निगाह इस प्रसारण पर थी। 2-3 दिन में ही ब्रिटिश सरकार को यह पता चल गया कि यह गुप्त प्रसारण किया जा रहा है, लेकिन वे इसकी लोकेशन पता नहीं कर पा रहे थे कि प्रसारण हो कहां से रहा है। 12 नवंबर 1942 को इसका अंतिम प्रसारण हुआ और जब यह प्रसारण हो रहा था, जब वंदे मातरम गीत प्रस्तुत किया जा रहा था, उस समय ब्रिटिश पुलिस ने
उस मकान पे छापा मारा और उषा मेहता और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने उस कमरे में प्रवेश किया, उस समय वंदे मातरम गीत बज रहा था। उन क्रांतिकारियों ने पुलिस को मना कर दिया कि जब तक ये गीत खत्म नहीं होगा हम अपनी जगह से नहीं उठेंगे। और आप जानते हैं ये गिरफ्तारी किस कारण से हुई? इन्हीं की टीम के एक सदस्य ने ब्रिटिश गुप्तचर को इस बात की जानकारी दी थी कि यह प्रसारण कहां से हो रहा है। तो एक तरह से घर के भेदी के कारण पुलिस उस लोकेशन तक पहुंच पाई। नारीमन प्रिंटर, जो इस प्रसारण के तकनीकी विशेषज्ञ थे, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और वे टूट गए और उन्होंने सजा से बचने के लिए पुलिस को महालक्ष्मी मंदिर के पास जो ये प्रसारण हो रहा था इसकी जानकारी दे दी थी। गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चलता है। जो पुरुष क्रांतिकारी थे उन्होंने उन पर लगाए गए आरोपों से इनकार कर दिया, लेकिन उषा मेहता ने उन आरोपों को स्वीकार करते हुए कहा कि इन प्रयासों के पीछे एक भाव था, यह उस समय की आवश्यकता थी। और जब जज से उन्होंने ये पूछा, क्या आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देना अनिवार्य है? तत्कालीन न्यायाधीश ने कहा नहीं, तो उषा मेहता ने उनके किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। अंततः उषा मेहता को 4 वर्ष का सश्रम कारावास दिया गया और पूना की यरवदा जेल में उन्हें भेज दिया गया। विठलदास खाकर को 5 साल और चंद्रकांत झावेरी को 1 साल की सजा दी गई और तकनीकी सहयोगी प्रिंटर को क्षमादान दिया गया। हालांकि कांग्रेस रेडियो अपने 88 दिनों के प्रसारण के बाद बंद हो गया, लेकिन जिस तरह से देश में उसने एक जन चेतना जागृत की, जिस साहस के साथ मुकदमेबाजी को उन्होंने झेला, भारतीय जनता के हृदय में एक राष्ट्रीय भावना और स्वतंत्रता की आकांक्षा को उसने और अधिक ताकत दी, और अधिक शक्ति और सामर्थ्य दिया। यह प्रसारण तकनीक के माध्यम से ब्रिटिश उपनिवेशवाद को चुनौती देने के प्रतीक बन गए। 21 मार्च 2024 को इसी ऐतिहासिक प्रसंग पर एक फिल्म ए मेरे वतन अमेज़न प्राइम पर प्रसारित होती है, जिसमें उषा मेहता की भूमिका को सारा अली खान ने निभाया था। यह फिल्म इस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, जिसका निर्देशन कन्नन अय्यर ने किया था और करण जौहर की धर्मेटिक एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म का निर्माण किया था। इस कथा का जो केंद्रीय भाव है वो सन 1942 में उषा मेहता ने जिस रेडियो प्रसारण की शुरुआत की थी उस पर आधारित है। ये वो क्रांतिकारी वो थे जिन्होंने अपने बचपन में जब अंग्रेजी सत्ता के विरोध में जुलूस निकाले उस तिरंगे को हाथ में लेकर के, तो उन्हें पुलिस के लाठीचार्ज और बैतों का सामना करना पड़ा। एक बच्ची के हाथ से झंडा गिर गया और जब उन्होंने अपने घर पे अपने अभिभावकों को इस बात की जानकारी दी, तो उन्होंने दूसरे दिन उन बच्चों को तिरंगे की जो वेशभूषा है वो पहना के भेजा और उन बच्चों ने खुली चुनौती दी, आप हम पे लाठियां बरसा सकते हैं लेकिन इस झंडे को हम नहीं झुकने देंगे। देखिए आजादी का वो ज्वार, आजादी की वो भावनाएं बच्चे बच्चे के मन में हिलोरे ले रही थी। उषा मेहता के पिताजी उस समय न्यायाधीश थे। उन्होंने अपनी बेटी को रोका इस आंदोलन में भाग लेने से, लेकिन जब 1930 में उनकी सेवानिवृत्ति हो गई, तब उषा मेहता खुल करके स्वाधीनता संग्राम में गांधी के विचारों से प्रभावित होकर के इसके साथ जुड़ती है। 1946 में जो हमारी अंतरिम सरकार थी, उसके गृह मंत्री थे मोरारजी देसाई। उनके आदेश पर उषा मेहता को रिहा किया गया। उनका स्वास्थ्य उस कठोर कारावास के कारण काफी खराब हो गया था और अफसोस
कि 15 अगस्त 47 को जब देश आजाद हुआ और दिल्ली में जो समारोह आयोजित किया जा रहा था उसमें वे खराब स्वास्थ्य के कारण भाग नहीं ले सकी। कांग्रेस रेडियो ने इस बात को प्रतिपादित किया कि कोई भी सत्ता विचारों पर चाहे कितना ही प्रतिबंध लगाने की कोशिश क्यों न करे, लेकिन इस देश में ऐसे स्वतंत्र चेता क्रांतिकारी पत्रकार लेखक हैं जो उन सारे अवरोधों के बावजूद किसी न किसी रूप से अपनी बात को कहने का सतत प्रयत्न करते हैं। विचारों की कोई सीमा नहीं होती है, कोई अवरोध उनको रोक नहीं सकता है। ये प्रसारण भले ही एक सीमित क्षेत्र में हो, लेकिन जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस निर्भीकता के साथ, जिस साहस के साथ ये प्रसारण किए गए, उसने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में एक ऐसा प्रेरणास्पद अध्याय की शुरुआत की जो आज भी कहीं हमें प्रेरित करता है, आज भी हमें उस रोमांच को अनुभव करने का अवसर देता है। जब जब भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होती है, उषा मेहता का यह रेडियो प्रसारण हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण बनकर के आता है जो हमें रोमांचित करता है, जो हमें प्रेरित करता है, जो कहीं हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाता है। वो दौर जिस समय ऑल इंडिया रेडियो ब्रिटिश सत्ता का प्रतिनिधि बना हुआ था, प्रेस पर कठोर नियंत्रण या सेंसरशिप लगा दी गई थी, उस एकाधिकार के बावजूद इस उद्घोषणा ने, भूमिगत प्रसारण ने उस विदेशी सत्ता को एक तरह से चुनौती दी थी। एक तरह से इसकी गूंज पूरे देश में होने लगी थी। एक साक्षात्कार में जब उषा मेहता से उन दिनों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरे लिए बहुत गौरवपूर्ण क्षण थे जब ये प्रसारण हुए, बहुत सुखद समय था, लेकिन दुख भी हुआ कि हमारे ही एक भारतवासी ने इसकी जानकारी उन खुफिया एजेंसीज को दी। उषा मेहता ने अपनी पहचान छिपाने के लिए खादी का त्याग कर दिया ताकि ब्रिटिश खुफिया विभाग उन्हें पहचान न पाए। नारीमन प्रिंटर की सूचना पर जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो ये जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया है ये 3 घंटे तक चली थी और उस भवन की सीढ़ियों पर सब जगह पुलिस खड़ी हुई थी। उषा मेहता उस दृश्य को देख के भी कहती हैं, देखिए कितना महत्वपूर्ण क्षण हमारे लिए है कि आज ब्रिटिश पुलिस हमें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित कर रही है। तो आप देख सकते हैं कैसे उनका जोश और उन्माद उस दौर में उनके मन में था। उषा मेहता संभवतः उस समय के प्रसारण जगत की पहली महिला आवाज थी जिन्होंने अपनी आवाज के माध्यम से इस देश की जनता को जागरूक किया, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति उन्हें सजग और सतर्क किया। उषा मेहता ने ब्रिटिश खुफिया विभाग से स्वयं को बचाने के लिए खादी का त्याग कर दिया। इसी तरह सुचेता कृपलानी का नाम कर दिया गया बहन जी और डॉक्टर राम मोहन लोहिया को कहा गया डॉक्टर और अच्युत पटवर्धन को कुसुम। तो देखिए किस तरह से पूरी व्यूह रचना को तैयार किया गया ताकि अंग्रेज सरकार से सतर्क और सुरक्षित रहते हुए इस आंदोलन को गतिशील बनाए रखा जा सके। आज भारत छोड़ो आंदोलन की इस वर्षगांठ के अवसर पर हम इन शख्सियत को फिर एक बार याद करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। आजादी के बाद उषा मेहता ने अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की बंबई यूनिवर्सिटी से गांधी के सामाजिक राजनीतिक विचारों पर और बाद में वहां के राजनीतिक विज्ञान विभाग से प्रोफेसर के रूप में भी वो जुड़ी और निरंतर गांधी के उन कार्यों पर, गांधी के विचारों पर शोध अनुसंधान से जुड़ी रही और बंबई यूनिवर्सिटी से ही वो सेवानिवृत्त होती है। भारत सरकार ने दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी
उन्हें सम्मानित किया। विधि का विधान देखिए, 9 अगस्त सन 2000 को खराब स्वास्थ्य के बावजूद 80 वर्ष की उम्र में वे भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए जाती हैं और उसके 2 दिन बाद 11 अगस्त सन 2000 को उन्होंने अंतिम सांस ली। इस प्रकार उनके निधन के साथ भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के एक युग का पटाक्षेप हो गया। इस महान स्वाधीनता सेनानी के प्रति भारत छोड़ो आंदोलन की इस वर्षगांठ के अवसर पर हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह उम्मीद करते हैं, यह संकल्प लेते हैं कि इस देश की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता के लिए हम आजीवन संघर्षरत रहेंगे, संकल्पबद्ध रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।